हेलो फ्रेंड्स, श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो पूर्णतः राजस्थान पुलिस को समर्पित है। राजस्थान पुलिस में जो भूगोल विषय है उस भूगोल विषय के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे और आज शुरू करेंगे अपन भारत का भूगोल। भारत का भूगोल यानी कि भूगोल जो विषय है उसके संदर्भ में देखते हैं अपन भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल यानी कि भूगोल विषय के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। भूगोल देखते हैं कि भाई किस प्रकार भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है या भारत की स्थिति कहाँ बनती है। अगर अपन देखें सीधे से, अगर अपन से सीधा प्रश्न पूछा जाए कि भारत की स्थिति अक्षांश रेखा के संदर्भ में भारत किस गोलार्ध में स्थित है, देशांतर रेखा के संदर्भ में भारत किस गोलार्ध में स्थित है या विश्व के संदर्भ में भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अगर इस बात की अपन चर्चा करें तो अपन देखते हैं सीधा सा, यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर देखा जाए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, किसकी बात करें अपन, यानी कि जो विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के संदर्भ में अगर बात करें यानी कि अगर देखा जाए तो आपके सामने यह एक गोला है ना, वृत्त है, और इसके मध्य से भूमध्य रेखा को प्रदर्शित किया गया है। भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर जाए यानी कि इस गोले को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये वाला पार्ट जो है आपका नॉर्थ है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और यह साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश से अपन जब उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध यानी कि 0 से उत्तर में जाओगे तो आप 90 डिग्री, साउथ में भी 90 डिग्री। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति की अगर अपन बात करें, भारत की अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करें तो वो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी कि भूमध्य रेखा के संदर्भ में अपन चले तो उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा या यूं कहें अक्षांश रेखा के संदर्भ में अगर बात करें अपन तो भारत की स्थिति जो प्रदर्शित होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, यानी कि भूमध्य रेखा के संदर्भ में देखा जाए या अक्षांश रेखा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां बनती है, उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि अगर बात करें अपन तो अक्षांश रेखा के संदर्भ में बात करें तो भारत की स्थिति कहां पर है, किस गोलार्ध में है, तो इसकी स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। किसमें है, उत्तरी गोलार्ध, यानी कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। अब यहां से अगर अपन बात करें कि उत्तर से दक्षिण अगर मैं ये रेखा खींचता हूं, यानी कि देशांतर रेखाएं उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध, वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में बात करें तो ये आपका ईस्ट या यूं कहें पूर्व है ना, ये पूर्व और यह है पश्चिम। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर अपन बात करें, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के संदर्भ में बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में अगर जाते हैं अपन तो 180 देशांतर तक, और पश्चिम में जाते हैं तो भी 180 देशांतर तक। यानी कि पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा की तरफ अपन गमन करते हैं तो 180 डिग्री देशांतर एक ही रेखा है। तो भारत की स्थिति की बात करें देशांतर के संदर्भ में तो देशांतर के संदर्भ में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व दिशा की ओर अपन चलते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पर भारत की स्थिति प्रदर्शित होती है। कितने मिनट पर, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। यानी कि देशांतर रेखा के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत की स्थिति बनती है पूर्वी गोलार्ध में। कहां बनती है, पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। इसमें बात कर बनती है पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि अगर अपन बात करें सीधा स्पष्ट शब्दों में अगर बात करें तो अक्षांश जो रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो देशांतर रेखाओं के संदर्भ में भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अंततः अपन कह सकते हैं कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि सीधा सा अगर अपन देखें ये बनेगा आपका उत्तरी पूर्वी, यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है,
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर अपन अगली चर्चा करें, अपन तो देखा जाए भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार यानी कि भारत की स्थिति और विस्तार की अगर अपन बात करें, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार की अपन बात करें तो अभी अपन ने देखा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में, यानी कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा के संदर्भ में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध, देशांतर रेखा के संदर्भ में बात करें तो पूर्वी गोलार्ध, सीधा पूछे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद भारत की स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में देखें तो यहां पर अपन देखेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति की अगर अपन बात करें कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी बनती है, सीधा सा अगर देखें अपन भारत का अक्षांशीय विस्तार तो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि अपन देखें भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर अपन देखें, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर अपन देखते हैं तो मैं आपको यहां बताऊं, ये भारत की मुख्य भूमि है। क्या है? मुख्य भूमि है। इस मुख्य भूमि से लेकर अगर बात करें अपन मुख्य भूमि से तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ये वाला जो पार्ट है आपका यहां पर आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्लियर हुई बात? यहां पर भी क्या आएगा? अक्षांश। अब अक्षांश की अगर बात करें तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा, अक्षांश एक अक्ष या बिंदु की बात होती है और अक्षांश रेखाओं को आप ऐसे समझो कि जिस प्रकार से देखा जाए ये वृत्त है, इस वृत्त पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई हो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार या बात करें अक्षांशीय स्थिति की, अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि मुख्य भूमि से अक्षांशीय स्थिति, मुख्य भूमि से अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहां पर देखा जाए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें या यूं कहें सुदूर समुद्र में है ना, दक्षिणतम स्थिति की अगर बात करें तो यहां पर बनेगा आपका 6 डिग्री 45 मिनट, कितना? 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड, 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश। यानी कि सीधा सा है आपके सामने कि मुख्य भूमि से भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिणतम या सीधा पूछे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति तो 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गई बात? यानी कि ये भारत की क्या है? अक्षांशीय स्थिति है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की अगर अपन बात करें, इसकी बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है आपके पास कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। सामान्यतः कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसको निर्धारित किया गया है। आपको याद रखना है कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उन 8 राज्यों की अगर बात करें अपन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों की बात करें कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इनका सही क्रम क्या होगा, तो 8 राज्यों
का आपको याद रखना है। मैं आपको सीधा सा एक ट्रिक बताता हूं कि इन 8 राज्यों को पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कैसे याद रखना है। तो एक छोटी सी ट्रिक है आपके सामने कि जो कर्क रेखा, पहला प्रश्न कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों का क्रम क्या होगा? तो क्रम देखिए आप, क्रम है आपके सामने गुरुम, छज्जा, पवित्रम, पवित्रम। ये एक छोटी सी ट्रिक है, गुरुम, छज्जा, पवित्रम। क्लियर हो गई ना बात? क्या याद रखना है? गुरुम, छज्जा, पवित्रम। ये पहला जो बिंदु है गुरुम, इसे याद रखना है आपको गुजरात। कौन सा स्टेट है? गुजरात। रू से याद रखना है आपको राजस्थान। म से याद रखना है मध्य प्रदेश। छ से आपके सामने है छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़। जा से झारखंड। पवित्र या पवी, पवी से याद रखना है आपको पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और त्र से याद रखना है आपको त्रिपुरा। क्या याद रखना है? त्रिपुरा। और म से याद रखना है क्या? अंतिम जो राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये सही क्रम है। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिनका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर अपन चलते तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और अंत में मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मिजोरम। और कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। अब आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किसमें है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और उसके बाद अगर देखा जाए कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई तो त्रिपुरा में। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? त्रिपुरा राज्य में कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई है। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन कि कर्क रेखा पर स्थित निकटतम राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित निकटतम राजधानी की अगर बात करें तो जो झारखंड राज्य है, इस झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। कौन सी राजधानी है? रांची। रांची की अगर बात करें तो रांची कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। यानी कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानी कौन सी है? तो रांची कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर देखें आगे नेक्स्ट बिंदु की अगर अपन आगे बात करें तो सीधा सा आपको पता है कि सूर्य की स्थिति की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? सूर्य की स्थिति की अगर अपन बात करें तो 21 जून की अगर बात करें अपन तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। किस पर सीधा चमकता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून की अगर बात करें तो 21 जून को जो सूर्य जो है वो सीधा चमकता है किसके ऊपर? कर्क रेखा पर। कब चमकता है? 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कर्क रेखा ऊपर। किसके ऊपर लंबवत होती है? यानी कि भारत में अधिकतम लंबवत किरणें सूर्य की कब पड़ेगी? 21 जून को पड़ेगी। यानी कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। यानी कि 21 जून को सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें, सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही है। और 21 जून को ही क्या है? भारत में सबसे बड़ा दिन, भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को सर्वाधिक लंबवत किरणें या यूं कहें सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर और भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें कि सूर्य की स्थिति किस प्रकार से प्रदर्शित होती है, मैं आपको बताता हूं। 3 मेजर लाइनें हैं, एक कर्क रेखा है, एक भूमध्य रेखा है और एक आपके सामने मकर रेखा है। कर्क रेखा यानी कि 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री,
उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये मेजर लाइनें हो चुकी है आपके सामने। एक तो है आपकी मकर रेखा, एक भूमध्य रेखा, और एक है आपके सामने कर्क रेखा। यानी कि सूर्य की जो स्थिति होती है इन तीन अक्षांशों के मध्य ही प्रदर्शित होती है। मतलब सीधा सा है कि आपने पढ़ी है कि सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। कब चमकता है? 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। फिर इसके बाद अगर आगे बात करें तो जून के बाद अगले 3 महीने गिनो। जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि सितंबर माह में सूर्य कहां पहुंच जाएगा? मकर रेखा पर पहुंच जाएगा। और इसकी तारीख है आपके सामने 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को सूर्य कहां पहुंच जाएगा? भूमध्य रेखा पर। कहां पहुंच जाएगा सूर्य? भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। फिर सितंबर के बाद 3 महीने गिनो। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत होगी? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर कब पहुंच जाएगा? 22 दिसंबर को। दिसंबर के बाद फिर 3 महीने आप काउंट करो। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च की अगर बात करें तो 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। मार्च के बाद पुनः 3 महीने अगले, है ना। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। जून में सूर्य कहां पहुंच गया? कर्क रेखा पर। यानी कि ये जो 3-3 है, 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 3 महीने, इस तरह होकर के एक वर्ष पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि सीधा सा अगर देखा जाए तो सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार लंबवत होता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार लंबवत होती है, एक 23 सितंबर और एक 21 मार्च को। सूर्य दिसंबर में दक्षिण में चला जाता है, यानी कि दक्षिण में या दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल और उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होगा। मतलब सीधा सा है कि भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें 21 जून को पड़ती है और सर्वाधिक तिरछी किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहां है? मकर रेखा पर है। और मकर रेखा से अगर अपन देखें तो मकर रेखा से जो सूर्य की किरणें आएगी वो सर्वाधिक तिरछी होगी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हो गई बात। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। मतलब जहां जहां सूर्य होगा वहां दिन बड़ा होगा। क्लियर हो जानी चाहिए बात। तो सर्वाधिक लंबवत किरणें तो 21 जून को होती है और सर्वाधिक तिरछी किरणें कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो ये तो हो गया था अपना अक्षांशीय विस्तार, यानी कि अक्षांशीय विस्तार की अपन ने बात की थी, अक्षांशीय स्थिति की अपन ने बात की थी। अब देखते हैं देशांतरीय स्थिति, यानी कि भारत की देशांतरीय स्थिति की अगर बात करें, देशांतर रेखा मैंने आपको बताया था वे काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हो। देशांतरीय स्थिति की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर ये जो गुजरात का जो एरिया है यहाँ पर आएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और फिर अरुणाचल प्रदेश का अगर एरिया लेते हैं तो यहां पर आएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अगर इसके बाद अगर बात करें अपन आगे, तो भारत में एक मेजर लाइन निकलती है जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसकी बात कर रहे हैं अपन? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित किया है। ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। और भारत की जो मानक समय रेखा है, यह मानक समय रेखा निकलती है आपके मिर्जापुर से। कहां से निकलती है? मिर्जापुर। मिर्जापुर के निकट स्थित है नैनी गांव। कौन सा? नैनी मिर्जापुर, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, है ना। सीधा सा याद रहे, मिर्जापुर नैनी, नहीं तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। किससे गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। यानी कि भारत की जो टाइमलाइन है वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक है आपके सामने उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा राज्य है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा की अगर बात की जाए तो आपको पता ही है समय का निर्धारण किया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। और अपन बात करें तो पूर्व, यानी कि ये आपके सामने क्या है, 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के ये पूर्व का एरिया और ये पश्चिम का एरिया। अगर आप 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इससे पूर्व दिशा की ओर गमन करेंगे तो समय में क्या होगी, बढ़ोतरी की जाएगी। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम दिशा की ओर गमन करते हो तो समय में क्या होगी, कटौती की जाएगी। तो इसी आधार पर अगर देखा जाए तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट, एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर, यानी कि सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए कितना समय चाहिए, 4 मिनट का समय चाहिए। कितने मिनट का, 4 मिनट का समय चाहिए। यानी कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इस ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5.5 घंटे आगे हैं। कितने आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि जीएमटी से आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है, 82.5 डिग्री, सॉरी 5.5 घंटे आगे हैं। कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे हैं। क्लियर हुई बात। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अपन ने पढ़ा है कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति मैंने आपको बताई थी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मुख्य भूमि के साथ 8 डिग्री। और दक्षिणतम बिंदु, सुदूर समुद्र में दक्षिणतम बिंदु पूछता है, वो है आपका 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो देशांतरीय स्थिति है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य की अगर बात की जाए तो मिजोरम है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है, जबकि न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा राज्य में है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानी है आपकी रांची, झारखंड राज्य की राजधानी है रांची, जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को पड़ती है, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध या भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। जबकि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है। 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध या यूं कहें मकर रेखा पर होती है। उसके बाद बताया था आपको कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। आईएसटी या यूं कहें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मिर्जापुर, नैनी या यूं कहें प्रयागराज उत्तर प्रदेश से निर्धारित की गई है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये एक दूसरे को काटती है रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ या यूं कहें सरगुड़ा छत्तीसगढ़, सरगुड़ा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है एक एरिया, वहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे अपन बात करें, अगले बिंदु की अगर बात करें अपन, तो भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन कौन सा है, उसके संदर्भ में अगर अपन बात करें
तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यहां पर अगर अपन देखें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इसकी अगर बात करें अपन, तो भारत का सबसे बात करें अपन भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, है ना, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात की जाए, ये नॉर्थ की अगर बात करें अपन, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। इंदिरा कोल की अगर बात की जाए तो ये स्थित है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जम्मू कश्मीर राज्य के एक केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। मुख्य भूमि से लगता हुआ दक्षिण बिंदु की अगर बात करें, मुख्य भूमि से लगता हुआ दक्षिण बिंदु की अगर बात करें अपन, तो दक्षिण बिंदु है मुख्य भूमि से लगता हुआ केप केमोरिन। केप केमोरिन या यूं कहें कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये एरिया पड़ता है आपके तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये आपको बताया था केप केमोरिन की स्थिति है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर यहां पर अगर बात की जाए सुदूर समुद्र में दक्षिणतम बिंदु, तो सुदूर समुद्र में दक्षिणतम बिंदु है आपका पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट या यूं कहें इसे वर्तमान में कहा गया है इंदिरा पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसे वर्तमान में कहा गया है, और इसी का एक दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट। क्या नाम है? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट या यूं कहें वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट वर्तमान में इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आपको पता ही है ये है 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश। यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, मुख्य भूमि से लगता हुआ दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, सुदूर समुद्र में दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद अगर बात करें अपन कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात करें अपन कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वलांगू। वलांगू ये एरिया पड़ता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। वलांगू किबुतु, वलांगू किबुतु ये पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वलांगू किबुतु जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये पड़ता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद अगर बात करें अपन भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोहर माता। गोहर माता। गोहर माता या पोरबंदर का जो एरिया है वहां पर पड़ता है। आपको याद रखना है गोहर माता सरक्रिक। क्या याद रखना है? सर क्रिक। गोहर माता सरक्रिक, गोहर माता सरक्रिक गुजरात राज्य। गोहर माता सरक्रिक गुजरात राज्य। यानी कि गोहर माता या यूं कहे पोरबंदर का जो एरिया है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोहर माता सरक्रिक गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बात क्लियर हो गई है कि भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की स्थिति या कौन कौन सी बिंदु है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं कि भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से लगता हुआ केप केमोरिन या कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जम्मू कश्मीर राज्य। सुदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। पूर्वी बिंदु है वालांगू किबूती, अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु है
घोर माता, सरक्रिक गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि यूं कहें कि सरक्रिक एक विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के मध्य। एक ये प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा एक भंडार भी है, आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर अपन। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भारत की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम, यानी कि लंबाई चौड़ाई में 281 किलोमीटर का अंतर है। वापिस रिपीट करता हूं कि मुख्य भूमि के साथ उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। क्लियर हो गई बात यहां तक। इसके बाद अगर बात करें अपन नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट में अगर अपन देखें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें अपन तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। यानी कि इस संपूर्ण भारत की अपन बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, क्या है? कुल क्षेत्रफल। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें अपन तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व के संदर्भ में अगर बात करें अपन तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है, 2.41% है। और क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें अपन तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी कि भारत से 6 देश और बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब जो 7 देश है, देखो आपको याद कैसे करना है मैं बताता हूं। विश्व के मानचित्र में अगर देखें अपन तो विश्व के मानचित्र के संदर्भ में अगर देखें तो यहां पर स्थिति प्रदर्शित होती है आपके सामने चीन की। किसकी होती है? चीन। और फिर देखा जाए विश्व के मानचित्र की बात कर रहा हूं तो चीन के समानांतर इधर पश्चिम में बात करें तो कनाडा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। विश्व के संदर्भ में अगर बात करें अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है आपके सामने रूस। कौन सा है? रूस। रूस के बाद अगर देखा जाए तो इसके समानांतर आएगा कनाडा। क्या आएगा? कनाडा। फिर देखा जाए रूस के दक्षिण में स्थित है आपके चीन, और फिर आएगा यहां पर यूएसए। क्या आएगा? यूएसए। यानी कि आपको उल्टा जेड लिखना है। क्या लिखना है? उल्टा जेड लिखना है। देखो किस प्रकार से, रूस से कनाडा, कनाडा से चीन, और चीन से फिर यूएसए। यानी कि उल्टा जेड बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा जेड बनाना है। विश्व के मानचित्र में ये देश आपको इसी तरह प्रदर्शित हुए दिखेंगे। विश्व का मानचित्र अगर आप उठाते हो ऐसे ही दिखेगा, रूस, फिर कनाडा, फिर रूस के दक्षिण में चीन, और कनाडा के दक्षिण में यूएसए। यानी कि 4 देश तो ये हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, उसके बाद नंबर 2 पर कनाडा, फिर नंबर 3 पर चीन, फिर नंबर 4 पर कौन सा है? यूएसए। यूएसए के बाद अगर आगे बात करते हैं अपन तो नंबर 5 पर आएगा आपका ब्राजील। क्या आएगा? ब्राजील। फिर नंबर 6 पर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर नंबर 7 पर आएगा कौन सा देश? भारत। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत के बाद 8वें स्थान पर आता है अर्जेंटीना। कौन सा आता है? अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। भारत की स्थिति कौन सी है? 7वीं है। भारत से जस्ट छोटा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश अगर बात करें अपन किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा
क्या हो रहा है, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व का सबसे छोटा देश। अगर बात करें अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश है कौन सा बताइए? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी की अगर बात की जाए तो वेटिकन सिटी इटली में स्थित है। वेटिकन सिटी अपने आप में एक देश है जिसका कुल क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर। 0.44 वर्ग किलोमीटर। 0.44 वर्ग किलोमीटर, जो इटली जो है उस इटली में स्थित है, यानी कि देश के अंदर एक और देश स्थित है, इटली में स्थित है वेटिकन सिटी। तो क्लियर हो जाना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वें स्थान की बात करें तो सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। भारत से छोटा देश है अर्जेंटीना, और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का कुल क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर, और वेटिकन सिटी इटली देश के अंदर स्थित है। ये तो गया भारत का एक सामान्य परिचय। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन, नेक्स्ट अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में देखा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा, किसकी बात करें अपन? अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं अपन, और अंतरराष्ट्रीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। एक तटीय सीमा भी है, उसकी अलग से चर्चा करेंगे। यानी कि भारत की अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। यहां वर्ग किलोमीटर नहीं करना है, किलोमीटर ही करना है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो 7 देशों के साथ है। अपन स्थलीय सीमा की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर जलीय सीमा की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 15,200 किलोमीटर, और कितने देशों के साथ? तो 7 देशों के साथ। कितने देशों की बात कर रहे हैं? जो मुख्य भूमि से लगे हुए हैं उन 7, बाकी तो श्रीलंका भी है, मालदीव भी है ना, इधर इंडोनेशिया का एरिया भी है। अपन बात करें मुख्य भूमि से लगे हुए 7 देशों की, तो 15,200 किलोमीटर 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा बनती है। अब देखना है कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? तो 7 देशों को घटते हुए क्रम में याद रखना है। किस क्रम में याद रखना है? ये जो 7 देश हैं, इन 7 देशों का अगर अपन देखें घटते हुए क्रम में, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है सर्वाधिक किस देश से लगती है और सबसे कम किस देश की लगती है, इस घटते हुए क्रम में याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आपको छोटी सी ट्रिक देखो, मैं बताता हूं आपको क्या याद रखना है। बचपन याद रखना है। क्या याद रखना है? बचपन। BCPN, बचपन में MBA। ये घटते क्रम में हो गए 7 ही देश। बी से याद रखना है आपको क्या? बांग्लादेश। क्या याद रखना है? बांग्लादेश। यानी कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर सी से नंबर 2 पर याद रखना है आपको चीन। कौन सा देश? चीन। फिर पी से याद रखना है आपको पाकिस्तान। फिर एन से याद रखना है आपको नेपाल। क्या याद रखना है? नेपाल। फिर एम से याद रखना है क्या? म्यांमार। और फिर ये बी, MBA। बी से याद रखना है आपको भूटान। कौन सा देश? भूटान। ऐसा नहीं हो कि आप स्टार्टिंग में भूटान को लेके आ जाओ, भूटान। और फिर अंत में याद रखना है आपको ए से अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। यानी कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का घटते हुए क्रम में सही रूप है
55 MBA। बी से बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, फिर बी से भूटान और अंत में अफगानिस्तान। यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, और सबसे कम किसके साथ लगती है? न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा लगती है। क्लियर हो गई बात? ये साथ है। अब इनको नक्शे में देखते हैं, इनकी स्थिति कहां कहां पर प्रदर्शित होती है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये नंबर 1 पर आपके सामने प्रदर्शित है देश, जिसका नाम है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपकी 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर। उसके बाद नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर यहाँ पर एक देश स्थित है जिसके साथ अभी काफी कुछ गर्मा गर्मी चल रही है, रोज सुर्खियों में रहता है। दूसरा देश है चीन, और चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद अगर देखा जाए नंबर 3 पर यहाँ पर एक देश स्थित है ना, यानी कि बात करें अपन तो भारत के पश्चिम में एक देश स्थित है जिसका नाम है पाकिस्तान। 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनती है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर 4 पर एक देश स्थित है, भारत के उत्तर में ही है ये एरिया। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल नंबर 4 पर 1752 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो यहाँ पर पूर्व में, भारत के पूर्व में एक देश स्थित है जिसका नाम है क्या? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार है, और म्यांमार बनाता है 1699 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1699 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ। और फिर यहाँ पर नंबर 6 पर अगर देखा जाए तो भूटान देश स्थित है, और भूटान भारत के साथ बनाता है 699 किलोमीटर। कितनी सीमा रेखा बनाता है? 699 किलोमीटर। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तर पूर्व में तो नंबर 7 पर यहाँ पर स्थित है आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान भारत के साथ बनाता है 106 किलोमीटर लंबी सीमा। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर। यानी कि ये जो आपके सामने 7 देश दिख रहे हैं वो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें सर्वाधिक बांग्लादेश 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चीन दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। पूर्व में अगर बात की जाए तो म्यांमार स्थित है आपका 1699 किलोमीटर। अब एक एक देश के साथ अपन बात करते हैं कि एक एक देश के साथ कहाँ किसकी कितनी कितनी सीमा बनती है। सबसे पहले अपन देखते हैं बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश की भारत के साथ कितनी सीमा है, कौन कौन से राज्य हैं। देखिए बांग्लादेश की अगर बात की जाए, किसकी बात करें अपन? बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की ये जो लैंड बाउंड्री आपको दिख रही है, यानी कि ये जो सीमा दिख रही है बांग्लादेश की, यानी कि बांग्लादेश की अगर अपन बात करें बांग्लादेश की अगर अपन बात करें बांग्लादेश की अगर बात करें अपन तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा बन रही है उस बांग्लादेश की सीमा रेखा की बाउंड्री की अगर बात करें तो आपके सामने ये पूरा का पूरा ड्रॉ है ना एरिया। इस पूरे एरिया की अगर अपन बात करें इस तरह से तो बांग्लादेश, मैंने आपको बताया था कि भारत के साथ सर्वाधिक 4096.6 किलोमीटर, यानी कि सबसे लंबी सीमा किसकी बनती है? बांग्लादेश की। और बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उन 5 राज्यों को आपको याद रखने को पहले मैं आपको स्पष्ट ऐसे बता देता हूँ। सामने दिख रहा है आपके सामने पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद ये पश्चिम बंगाल की बाउंड्री ऊपर तक, फिर आप देखो नंबर 2 पर असम,
फिर ये मेघालय का एरिया, मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम का एरिया। यानी कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसको देखो याद कैसे रखना है, आपको बताता हूं एक छोटी सी ट्रिक। याद रखना है आपको, बंगाल और असम के मेघोने त्रिपुरा में रंपी। एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं। 5 राज्य बनाते हैं, उनको याद कैसे रखना है। बंगाल और आसाम के मेघोने त्रिपुरा में रंपी। बंगाल से याद रखना है नंबर 1 पश्चिम बंगाल। बंगाल से क्या याद रखना है, पश्चिम बंगाल। असम से सीधा असम राज्य ही है, असम। मेघों से याद रखना है मेघालय। कौन सा राज्य, मेघालय। त्रिपुरा से त्रिपुरा राज्य, स्वयं त्रिपुरा आ चुका है आपके सामने, त्रिपुरा। और रम से याद रखना है आपको मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब आपको देखना है कि असम राज्य जो है बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, और 2 बार कहां प्रदर्शित हो रहा है ये देखिए। एक तो मेघालय के ऊपर, यहां पर असम राज्य की सीमा बन रही, फिर मेघालय राज्य आता है, और त्रिपुरा और मेघालय के मध्य ये वाला जो एरिया है, यहां पर पुनः असम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। यानी कि असम एक ऐसा राज्य है जो 2 बार बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। फिर बात करें अपन त्रिपुरा की, तो ये त्रिपुरा का जो एरिया है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी कि स्पष्ट दिख रहा है कि त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब बात करें अपन त्रिपुरा और बांग्लादेश की, किसकी बात करें, आपके सामने राज्य है कौन सा, त्रिपुरा और बांग्लादेश। यानी कि त्रिपुरा और बांग्लादेश जो है, इस त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो लाइन। यानी कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा किस नाम से जानी जाती है, जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। अब बात करें त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी, तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है क्या, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या है, अगरतला। और त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है वो एलओसी के सर्वाधिक निकट है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकटतम स्थित राजधानी कौन सी है, अगरतला है। बात समझ रहे हो ना, कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकटतम है। यानी कि अगरतला से अंतरराष्ट्रीय सीमा मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर। ये हुआ बांग्लादेश। क्लियर हुआ होगा। पुनः रिपीट करता हूं कि बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 4096.6 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है बंगाल और असम के मेघोने त्रिपुरा में रंपी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम 2 बार बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद देखा जाए तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटतम स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देश अगर देखें अपन, तो सेकंड नंबर पर आपके सामने आता है चीन। कौन सा है, चीन है। यानी कि यहां पर आपको स्पष्ट हो चुका होगा बांग्लादेश के संदर्भ में, ये पूरा नक्शा दिख रहा है आपके सामने। पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, है ना। सिक्किम नहीं बनाएगा, सिक्किम के ऊपर ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का एरिया है पूरा यहां तक। ये जो एरिया है आपका पूरा का पूरा किसका एरिया है, पश्चिम बंगाल का ही एरिया है ये। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो दूसरा स्टेट है अपने सामने, दूसरा देश है अपने सामने चीन। कौन सा देश है, चीन है। यहां चीन की अगर बात की जाए तो चीन दूसरा देश कौन सा है, चीन है। और चीन की बात करें तो चीन भारत के साथ 4388 किलोमीटर लंबी सीमा
बनाता है। कितनी बनाता है? 3488 किलोमीटर। और चीन की जो सीमा है इसको नाम दिया गया, यानी कि चीन, भारत चीन की जो सीमा है, भारत चीन की सीमा, इस भारत चीन सीमा रेखा को नाम दिया गया है क्या? मैक मोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। सर मैकमोहन के द्वारा सन 1913-14 में इस सीमा का निर्धारण किया था। सन 1913-14 में सर मैकमोहन के द्वारा भारत और चीन सीमा का निर्धारण किया था। इस कारण इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि 1914 में जब मैकमोहन के द्वारा भारत चीन सीमा का निर्धारण किया तो तत्कालीन समय में यह सीमा केवल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड राज्य के साथ ही लगती थी। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो चीन के साथ भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश तथा 4 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चीन के साथ बात की जाए तो चीन के साथ भारत के 2 केंद्र शासित और 4 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपको पता ही है, एक तो आपके सामने है J&K, दूसरा कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद अगर आगे बात करें लद्दाख के बाद तो यहां पर स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, फिर ये एरिया नेपाल का आता है, और नेपाल के बाद यहां पर अगर आगे बात करें तो ये वाला जो स्टेट है आपका वो है सिक्किम। कौन सा स्टेट है? सिक्किम। सिक्किम के बाद अगर आगे बात करें तो अंत में आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य। कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य। यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो चीन के साथ भारत का लंबे समय से कई क्षेत्रों में विवाद रहा है। उस विवाद की अगर अपन बात करते हैं कि विवाद कहाँ कहाँ है, तो भारत का चीन के साथ जो विवाद है, प्रमुख विवाद, इस बात को आपको याद रखना है, भारत के चीन के साथ प्रमुख विवाद कौन कौन से हैं। तो पहला जो विवाद है आपके सामने, वो पहला विवाद है अक्साई चीन को लेकर के। किसको लेकर के विवाद है? अक्साई चीन। अक्साई चीन को लेकर के विवाद है। अक्साई चीन की अगर बात की जाए तो अक्साई चीन जो है 1962 से चीन के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? चीन के नियंत्रण में है। 1962 से ये चीन के नियंत्रण में है। 1962 से ये कहां किसके नियंत्रण में है? चीन के नियंत्रण में है। चीन के साथ जो विवाद चल रहे थे उन विवाद की अपन बात कर रहे थे। विवाद यानी कि चीन के साथ भारत के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख विवाद है, उन विवादों के बारे में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर है आपके सामने अक्साई चीन। कौन सा एरिया? अक्साई चीन। अक्साई चीन की अगर बात करें अपन, यानी कि अक्साई चीन की अगर बात की जाए तो सन 1962 भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1962 में, इस 1962 के युद्ध के बाद है ना, 1962 के युद्ध के बाद इस अक्साई चीन के ऊपर चीन का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? चीन का नियंत्रण है। यानी कि अक्साई चीन की अगर बात करो तो वर्तमान में जो लद्दाख है, लद्दाख का ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ना, ये पार्ट अक्साई चीन, यानी कि इसके ऊपर चीन का नियंत्रण है या चीन का अधिकार है, तो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि अक्साई चीन का जो एरिया विवादित है वो किन देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य यह एक विवादित क्षेत्र है। उसके बाद अगर दूसरा विवादित एरिया अगर अपन देखें तो दूसरा विवादित एरिया है भारत और चीन के मध्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और भारत के मध्य चीन और भारत के मध्य अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कौन सा विवाद है? अगर इसकी बात करें अपन तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है, इस अरुणाचल प्रदेश राज्य को चीन भारत का अंग स्वीकार नहीं करता है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा एरिया है, और अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है तवांग। कौन सा क्षेत्र है? तवांग। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है तवांग, और तवांग जो है बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बौद्ध या बौद्धिस्ट जो है इनकी बहुलता है, बौद्ध मठ भी है तवांग में। इस तवांग को चीन अपना क्षेत्र बताता है, और तवांग को लेकर के चीन और भारत के मध्य विवाद बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के साथ ही दूसरा एक और विवाद है, और वो है स्टेपल वीजा
विवाद, स्टेपल वीजा विवाद। स्टेपल वीजा विवाद मतलब सीधा सा है कि अगर कोई भारत का नागरिक चीन की यात्रा करता है तो उसको वीजा लेना अनिवार्य है। लेकिन जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का कोई नागरिक चीन जाता है तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वो अपने नागरिक समझता है। तो स्टेपल वीजा विवाद और तवांग क्षेत्र को लेकर के विवाद जो है वो चीन और भारत के मध्य है। फिर तीसरा विवाद अगर देखा जाए तो भारत और चीन के मध्य जो तीसरा प्रमुख विवाद है, वो प्रमुख तीसरा विवाद है आपके सामने डोकलाम विवाद। कौन सा? डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद। डोकलाम की अगर बात की जाए तो डोकलाम स्थित है भूटान में। कहां पर स्थित है? भूटान में स्थित है डोकलाम। डोकलाम और डोकलाम का जो एरिया है ये यहां पर पड़ता है, ये भूटान के अधीन है। एक ट्रायंगल बनता है डोकलाम। आपको याद रखना है कि डोकलाम जो भूमि है वो मुख्य रूप से किस देश की है? भूटान की है। किसकी है? भूटान की। यानी कि भूटान, तिब्बत और सिक्किम को जोड़ने का काम करता है। आपको पता है यहां पर नेपाल और नेपाल के उत्तर में यहां पर स्थित है क्या? तिब्बत। तिब्बत यहां पर स्थित है क्या? भूटान। और यहां पर स्थित है सिक्किम। तो इन तीनों को जोड़ने का काम करता है ये डोकलाम का एरिया जो है, इन तीनों को जोड़ता है। तिब्बत को चीन अपना हिस्सा मानता है, इसलिए वो कहता है कि डोकलाम जो है भूटान का नहीं है, मेरा है। तो डोकलाम विवाद याद रहे तिब्बत, भूटान और सिक्किम के मध्य है, और डोकलाम जो क्षेत्र है वो पूर्णतया भूटान में स्थित है। तो आपको याद रखना है, वापस रिपीट करता हूं, चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है। यह सीमा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चीन के साथ भारत के विवाद है अक्साई चीन को लेकर के विवाद, अरुणाचल प्रदेश राज्य को लेकर के विवाद तथा डोकलाम विवाद। ये भारत और चीन के मध्य प्रमुख विवादित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आगे बात करें तो आपके सामने अगला जो देश है वो है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। नंबर 3 पर अगर अपन बात करें, नंबर 3 पर स्थित है आपके सामने पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? पाकिस्तान की अगर बात करें, नंबर 3 पर स्थित है कौन सा देश? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? इस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन इस सीमा रेखा का नाम है। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था, और इस रेड क्लिफ लाइन के ऊपर भारत का 1 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य स्थित है। यानी कि पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य, एक तो है आपके सामने गुजरात, फिर नंबर 2 पर स्थित है आपका राजस्थान, फिर आता है आपका पंजाब और फिर J&K, जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी कि ये पीओके विवादित क्षेत्र की अगर बात करें कि भारत का पाकिस्तान के साथ किस किस प्रकार का विवाद है, इस विवाद की अगर बात करें तो नंबर 1 पर आपके सामने आता है पीओके, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है एरिया, ये पूरा का पूरा पीओके का क्षेत्र है। और पीओके की बात करें तो हिंदी में बताता हूं, पाक अधिकृत कश्मीर, या यूं कहें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके की बात की जाए तो सन 1948 महाराजा हरि सिंह जी के समय, आपको पता ही है, छद्मवेश या कबालियों के वेश में पाकिस्तान की सेना ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 1948 में कश्मीर के एक हिस्से पर, 1948 में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। पाकिस्तान का अधिकार हुआ था, वही वर्तमान में पीओके के नाम से जाना जाता है। पीओके के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो दूसरा प्रमुख जो विवादित क्षेत्र है वो यहाँ गुजरात में स्थित है, और इसका नाम है सरक्रिक। क्या नाम है? सरक्रिक। यानी कि ये जो कच्छ की खाड़ी का एरिया है, यहाँ पर एक एरिया आता है, इसका नाम है आपके सामने सरक्रिक।
यानी कि सरक्रिक विवाद कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पाकिस्तान के साथ दूसरा विवादित क्षेत्र कौन सा है? सरक्रिक। सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है और सरक्रिक आपको याद रखना है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में स्थित है सरक्रिक। और सरक्रिक क्षेत्र की अगर बात करें तो यह प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा भंडार है। प्राकृतिक गैस का भंडार है। पाकिस्तान चाहता है कि सरक्रिक जो है वो मेरे हिस्से में रहना चाहिए और इस आधार पर यानी कि सरक्रिक को पाकिस्तान अपने देश में सम्मिलित करने के लिए 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के माध्यम से सीमा समझौता चाहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से सीमा समझौता, सीमा समझौता 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या चाहता है? सीमा समझौता चाहता है। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है जिसका नाम रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ या पाकिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश तथा 3 राज्य पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ प्रमुख विवाद है पीओके, सन 1948 से है। फिर सरक्रिक की बात करें तो सरक्रिक भारत पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है और पाकिस्तान 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के माध्यम से सीमा समझौता चाहता है। याद रहे सरक्रिक भारत का ही हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान ने इसको विवाद की वजह बनाया है, जिसके पीछे प्रमुख कारण मैंने आपको बताया था, जो सीएनजी या यूं कहें प्राकृतिक गैस जो है, उस प्राकृतिक गैस के कारण पाकिस्तान ने इसे अपने अंदर सम्मिलित किया है। पाकिस्तान के बाद अगर अगली बात करें तो अगला नंबर 4 पर यहां पर एक कंट्री है, आपको पता ही है, और वो है नेपाल। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है। कितनी बनती है? 1752 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। और नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण, नेपाल और भारत की सीमा के निर्धारण की अगर बात की जाए तो नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण शिवालिक पर्वत और तराई प्रदेश के माध्यम से हुआ है। किसके माध्यम से? जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इसकी पहाड़ियां हैं शिवालिक व तराई प्रदेश, भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे अपन। शिवालिक की पहाड़ी और तराई प्रदेश जो है, इनके माध्यम से भारत और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होता है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य नेपाल के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसमें अगर देखा जाए आपके सामने तो यहां पर स्थित है एक राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड। ये राज्य है आपके सामने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका बिहार। बिहार के बाद ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो कुछ एरिया, इसका एरिया पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। और फिर अंत में यहाँ पर आपके सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। यानी कि भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि किस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि उत्तर बंग बिहार संघ, बिहार संघ, यानी कि नेपाल के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उन राज्य में उत्तर से याद रखना है आपको। एक तो उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश। बंग से याद रखना है आपको पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, और संघ से याद रखना है आपको सिक्किम। क्या याद रखना है? सिक्किम। क्लियर होगी बात? यह था आपका नेपाल। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के साथ भारत 1752 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण शिवालिक पर्वत एवं तराई प्रदेश से होता है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसको याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक है, उत्तर बंग बिहार संघ। उत्तर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बंग से पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और फिर सिक्किम, यानी कि 5 राज्यों के साथ 1752 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है। नेपाल के बाद अगर अगला देश अगर अपन देखें तो अगला देश है आपके सामने भूटान। ये यहाँ पर सीमा बनती है। और देश कौन सा है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान है। सॉरी, नंबर घटते हुए क्रम में अपन पढ़ रहे थे। तो नेपाल के बाद अगर देखें तो 5वें नंबर पर आता है यहाँ पर म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। म्यांमार।
म्यांमार की अगर बात करें तो 1699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? 1699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है म्यांमार। मैं म्यांमार का आपको पर्टिकुलर एक छोटा सा मैप दिखाता हूं, उससे आपको आसानी होगी समझने में। फिर नेपाल की म्यांमार की अगर अपन बात करें, ये देखिए यहां पर ये म्यांमार का पूरा एरिया है ना। म्यांमार की अगर अपन बात करें, म्यांमार की अगर अपन बात करें म्यांमार की अगर अपन बात करें तो आप देखिए यहां पर म्यांमार के साथ भारत 1699 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और इस सीमा का निर्धारण पूर्वी हिमालय के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? पूर्वी हिमालय के माध्यम से होता है। यानी कि म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और म्यांमार के साथ सीमा का निर्धारण कौन करता है? पूर्वी हिमालय। कौन करता है? पूर्वी हिमालय सीमा का निर्धारण करता है। अब अगर 4 राज्यों की बात की जाए तो नंबर 1 पर आपके सामने यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद नंबर 2 पर आता है यहां पर ये नागालैंड, फिर नंबर 3 पर मणिपुर और नंबर 4 पर कौन सा होगा? मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। उत्तर से दक्षिण की ओर चले तो अपन अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, यानी कि 4 राज्यों के साथ म्यांमार 1699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। यानी कि ये जो आपके सामने पूरा एरिया दिखाई दे रहा है पूर्व का, ये पूरे के पूरे राज्य है ना, ये पूरा का पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। वो छोटी सी ट्रिक है आपके सामने, मम्मी आना म्यांमार। म्यांमार, मम्मी आना म्यांमार। म से आपको याद रखना है मणिपुर। क्या याद रखना है? मणिपुर। मी से याद रखना है मिजोरम। आ से याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ना से याद रखना है आपको कौन सा राज्य? नागालैंड। नागालैंड। म्यांमार से म्यांमार देशी हो गया। यानी कि म्यांमार की बात करें तो 1699 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। म्यांमार 1699 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसकी सीमा पूर्वी हिमालय से निर्धारित होती है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें तो म्यांमार के बाद आपके सामने अगला देश है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। आपको म्यांमार बताया था मैंने कितना? 1699 किलोमीटर। 1699 किलोमीटर किसके साथ बनाता है भारत? म्यांमार के साथ। एक हटा दो, 699 किलोमीटर किसके साथ? भूटान के साथ। भूटान के साथ अगर बात की जाए तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य? 4 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपके सामने स्पष्ट है, यहां पर स्थित है सिक्किम राज्य। सिक्किम के बाद देखा जाए तो यहां पर नंबर 2 पर असम राज्य। फिर असम के बाद अगर देखा जाए तो ये नंबर 3 पर अरुणाचल प्रदेश और ये पश्चिम बंगाल राज्य। यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों के चारों किसके साथ सीमा बनाते हैं? भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें भूटान के बाद तो अगला अपने सामने देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान की अगर अपन बात करें, अफगानिस्तान की अगर अपन बात करें तो अफगानिस्तान के साथ भारत 106 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ। एक 106 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय, यानी कि ये यहां पर स्थित है आपके सामने अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, पीओके वाला क्षेत्र है। इस पीओके वाले क्षेत्र में अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कई जगह आपको किताब में 80 किलोमीटर भी मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। गृह मंत्रालय 106 किलोमीटर जारी करता है। तो 106 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनती है। इसका निर्धारण की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान की जो सीमा है इसका निर्धारण 1896 97 1896 1897 में सर डूरंड महोदय के द्वारा की गई थी। इस कारण इस सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है। क्या है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा की अगर बात की जाए तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तीनों के मध्य है। डूरंड रेखा तीन देशों के साथ सीमा बनाती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इसका निर्धारण 1896 में किया था। इस डूरंड रेखा के साथ अफगानिस्तान और भारत की 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। जे.एंड.के ना करके अपन पीओके के हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के साथ इसकी सीमा बनती है। तो ये तो हो गई स्थलीय सीमा, यानी कि जो स्थलीय सीमा है आपकी 15,200 किलोमीटर 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा अपनी कंप्लीट होती है। उसके बाद अपना सेकंड पार्ट चलता है तट रेखा। कौन सा है? तट रेखा। तटीय सीमा की अगर अपन बात करें, तट रेखा की अगर बात की जाए तो भारत की जो तट रेखा है, इस तट रेखा की कुल लंबाई क्या है? कुल लंबाई की बात करें जिसकी कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर तट रेखा की कुल लंबाई है। इस तट रेखा की जो लंबाई, इस तट रेखा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तट रेखा को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक तो मुख्य भूमि पर स्थित तटीय सीमा, और दूसरा अगर देखा जाए तो द्वीपों सहित तटीय सीमा। द्वीपों सहित तटीय सीमा। यहां पर अगर अपन मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि के साथ तटीय सीमा बनती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। जबकि द्वीपों सहित या द्वीपों की जो तटीय सीमा है, सहित ना लिख करके द्वीपों या द्वीपीय सीमा की अगर बात की जाए तो द्वीपीय सीमा है 1416 किलोमीटर। यानी कि तट रेखा या तटीय सीमा को दो भागों में विभाजित किया। वह तटीय सीमा जो मुख्य भूमि के साथ लगती है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की जो सीमा है या द्वीपों के साथ जो तट है या द्वीपों के साथ जो समुद्री सीमा है वो कितनी है? 1416 किलोमीटर। यानी कि मुख्य भूमि और द्वीपों को मिला लिया जाए तो टोटल कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। अब अगर देखा जाए तटीय सीमा की बात करें तो आपको पता ही है यहां पर स्थित है बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ देखा जाए तो यहां पर स्थित है आपका अरब सागर स्थित है। अब अगर देखा जाए तो भारत के 9 राज्य, तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो तट रेखा मुख्य रूप से राज्यों की बात कर रहा हूं, तो कितने राज्य हैं यहाँ पर? 9 राज्य हैं। कितने राज्यों के साथ तटीय सीमा बनती है? 9 राज्यों के साथ तटीय सीमा बनती है। अब 9 राज्य कौन कौन से? नंबर 1 पर आपको देखना है, यहाँ पर स्थित है आपका गुजरात के दक्षिण में आप चलो, यहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर अगर बात करें अपन तो यहाँ पर स्थित है गोवा के दक्षिण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है कर्नाटक, और यहाँ पर स्थित है आपका केरल। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर आपके तमिलनाडु, और यहाँ पर अगर देखा जाए तमिलनाडु के उत्तर में तो स्थित है आपका आंध्र प्रदेश के बाद अगर यहाँ पर बात करें तो ओडिशा, और ओडिशा के उत्तर में स्थित है पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं कि भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। उन 9 राज्यों में से 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित हैं जो अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, और 4 राज्य तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है पूर्वी तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। तो क्लियर हो जानी चाहिए बात। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल पांचों अरब सागर के साथ। फिर देखा जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ, यानी कुल मिलाकर के 9 राज्य मुख्य भूमि के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें सर्वाधिक सबसे लंबी तटीय सीमा अगर किसी राज्य की बनती है तो वो है आपका गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के साथ सबसे लंबी तटीय सीमा बनती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर देखा जाए तो न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है, न्यूनतम तटीय सीमा बनती है गोवा की। न्यूनतम तटीय सीमा किसकी बनती है? गोवा की। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटीय या न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? आंध्र प्रदेश राज्य बनाता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि जो तटीय सीमा है, तटरेखा की लंबाई की अगर बात की जाए तो कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के साथ 6100 किलोमीटर और द्वीपों की बात की जाए तो 1416 किलोमीटर, यानी कि मुख्य भूमि और द्वीपों को मिलाकर के तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। उसके बाद देखा जाए तो भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। 9 राज्य तटीय सीमा का निर्माण करते हैं, जिसमें अरब सागर के साथ 5 राज्य, गोवा के बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद अगर देखा जाए कर्नाटक और अंत में केरल। इस प्रकार से 5 राज्य अरब सागर के साथ और 4 राज्य जो है बंगाल की खाड़ी के साथ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गई बात। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात, न्यूनतम तटीय सीमा गोवा और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश राज्य। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चैनल की बात करें अपन कि महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो अगर यहां अपन बात करें इस क्षेत्र में अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अगर देखा जाए, आपने देखा होगा भारत के दक्षिण पूर्व में यहां पर एक देश स्थित है जिसका नाम है मालदीव। कौन सा देश स्थित है? मालदीव। भारत के दक्षिण पूर्व में एक देश स्थित है जिसका नाम है मालदीव। दक्षिण पश्चिम में स्थित है मालदीव। और यहां पर ग्रेट निकोबार के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं तो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में यहां पर एक देश स्थित है जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का ये वाला जो पार्ट है, यह पार्ट है आपके सुमात्रा। कौन सा है? सुमात्रा। कौन सा है? सुमात्रा। अब यहां पर अगर बात की जाए तो ये आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर अपन बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी बिंदु है वो कहलाता है आपके ग्रेट निकोबार। क्या कहलाता है? ग्रेट निकोबार। यानी कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो है वो ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। और इस ग्रेट चैनल को आप नाम दे सकते हो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या दे सकते हो? 6 डिग्री नॉर्थ। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या ग्रेट चैनल के द्वारा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा दोनों अलग होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए मालद्वीप, और मालदीव के उत्तर में यहां पर स्थित है मिनिकोय द्वीप। कौन सा द्वीप स्थित है? मालदीव के उत्तर में बात करें तो यहां पर स्थित है आपके मिनिकोय द्वीप। तो मालदीव और मिनिकोय द्वीप की अगर बात करें, मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, भारत का ही एक पार्ट है। यानी कि भारत से मालदीव या यूं कहें लक्षद्वीप से मालदीव या यूं कहें मिनिकोय द्वीप से मालदीव किस चैनल के द्वारा अलग होता है? तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा यह अलग होता है। किसके द्वारा? 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा मालदीव और भारत के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ। यानी कि मिनिकोय द्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल।
सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद मिनिकोई द्वीप के उत्तर में अगर अपन चलते हैं तो मिनिकोई द्वीप के उत्तर में स्थित है आपके सामने लक्षद्वीप। क्या स्थित है? लक्षद्वीप। मिनिकोई द्वीप के उत्तर में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है। और लक्षद्वीप और मिनिकोई द्वीप जो है इसके मध्य स्थित है 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप और मिनिकोई द्वीप को अलग करती है। फिर ग्रेट निकोबार के बाद अगर अपन आगे बढ़े तो ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है यहां पर कार निकोबार। क्या स्थित है? कार निकोबार। ग्रेट निकोबार के उत्तर में क्या स्थित है? कार निकोबार। ग्रेट निकोबार के उत्तर में कौन सा द्वीप स्थित है? कार निकोबार। और कार निकोबार के उत्तर में अगर अपन चलते हैं तो कार निकोबार के उत्तर में स्थित है लिटिल अंडमान। क्या स्थित है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान या यूं कहें छोटा या लघु अंडमान। लिटिल अंडमान स्थित है या लघु अंडमान स्थित है? इस लिटिल अंडमान की अगर बात की जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है आपके 10 डिग्री चैनल। क्या स्थित है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल। देखो इसको याद कैसे रखना है, लिटिल और ये क्या है? कार है ना। लिटिल कार और ये क्या है? 10। तो छोटी कार या लघु कार, लिटिल कार 10 रुपीज है ना। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको अलग करता है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो याद रखना है लिटिल कार 10 रुपीज। तो लिटिल अंडमान कार निकोबार को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के माध्यम से अलग करता है। फिर लिटिल अंडमान, इस लिटिल अंडमान के उत्तर में अगर अपन चलते हैं तो लिटिल अंडमान के उत्तर में स्थित है मध्य अंडमान। क्या स्थित है? मध्य अंडमान। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही पार्ट है। मध्य अंडमान स्थित है, यानी कि लिटिल अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य स्थित जो चैनल है उसे नाम दिया गया है डंकन पैलेस। क्या नाम दिया गया है? डंकन पैलेस। डंकन पैलेस। डंकन पैलेस सॉरी डंकन पास, पैलेस नहीं होगा, डंकन पास। इस डंकन पास के द्वारा मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, या यूं कहें कि मध्य अंडमान व लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है। इस मध्य अंडमान के उत्तर में अगर अपन चलते हैं तो मध्य अंडमान के उत्तर में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप मध्य अंडमान के उत्तर में स्थित है लैंडफॉल द्वीप। यानी कि लैंडफॉल द्वीप आपको याद रखना है कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये किसमें स्थित है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में स्थित है लैंडफॉल द्वीप। फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी था लैंडफॉल द्वीप कहां स्थित है, आप इसको इंपोर्टेंट करके याद रखोगे। लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान में स्थित है। और इस लैंडफॉल द्वीप के उत्तर में स्थित है कोकस द्वीप। क्या स्थित है? कोकस द्वीप। कोकस द्वीप। कोकस द्वीप। कोकस द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के उत्तर में स्थित है कोकस द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के उत्तर में स्थित है कोकस द्वीप। और कोकस द्वीप जो है म्यांमार के अधीन है। किसके अधीन है? म्यांमार के अधीन है। कोकस द्वीप म्यांमार के अधीन है। याद रखना है कि कोकस द्वीप और लैंडफॉल जो द्वीप है इन दोनों के मध्य जो चैनल है उसे नाम दिया गया है क्या? कोकस चैनल। कोकस चैनल इन दोनों के मध्य, यानी कि लैंडफॉल द्वीप और कोकस द्वीप के मध्य जो चैनल है उसे क्या नाम दिया गया है? कोकस द्वीप नाम दिया गया। यहां भारत और श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी में यहां पर स्थित है पाक जल संधि। क्या स्थित है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि स्थित है। ये थे महत्वपूर्ण द्वीप। एक बार पुनः रिपीट करता हूं। मालदीव और मिनिकोय द्वीप के मध्य 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल स्थित है। मिनिकोय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है।
भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या ग्रेट निकोबार ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या ग्रेट चैनल स्थित है। कार निकोबार व लिटिल अंडमान को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है। लिटिल अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है। उत्तरी अंडमान में लैंडफॉल द्वीप स्थित है। इस लैंडफॉल द्वीप और कोकस द्वीप के मध्य कोकस चैनल स्थित है। कोकस द्वीप म्यांमार देश के अधीन है। ये थी आपकी जलीय सीमा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में।